हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। ठीक है, आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। हम देखेंगे कैसे कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी चेंज होता है। हेडिंग लिखेंगे फिर सबके सब, वेरिएशन ऑफ molar conductivity with concentration। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी से पहले हम कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। आप सबको पता है कंडक्टिविटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। K क्या होता है? कापा। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कितने आयंस है, ठीक है, उनकी कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ, ये भी देख लेते हैं हम। देखो, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? with decreasing the conductivity with decreasing the conductivity decreasing the concentration, decrease the concentration। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन भी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। देखो, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे जैसे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझते हैं। मान लो हमारे पास अभी कितना है, 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, हमारे पास 1 ml का सोल्यूशन है। अब इस 1 ml के सोल्यूशन को हमने सबसे पहले एक ग्लास में बनाया। ठीक है, 1 ml के सोल्यूशन को हमने एक ग्लास में बनाया। अब वो हमने सोल्यूशन बना दिया, अब उस एक ग्लास के सोल्यूशन को हमने एक बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कंसंट्रेशन और ज्यादा कम हो गई। फिर हमने क्या किया, उसको जाके आप टब में डाल दो। ठीक है, तो और ज्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको जाके सी में डाल दो। तो अब देखो सी में कितना सारा पानी और हमने कितना कंसंट्रेशन लिया है, सिर्फ 1 ml है हमारे पास स्टार्टिंग में, और हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हुआ। ये जो नंबर ऑफ आयंस थे हमारे पास वो उतने ही हैं, लेकिन हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर है? रीजन क्या है इसके पीछे, जैसे जैसे डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहेंगे, बस वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। ओके, हम यहां से लिखेंगे कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन कम करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी अगर हमारी कम है तो डाइल्यूशन मतलब बढ़ रहा है हमारा। क्लियर है इतना? क्या लिखेंगे, इसके रीजन लिख लेते हैं एक बार हम, ये हमें पता चल गया है। रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे वी हैव ओनली वन ml ऑफ सोल्यूशन, but when we increase dilution, that means we increase volume। हम वॉल्यूम ही तो इंक्रीज कर रहे हैं डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास ml उतना ही है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वी हैव ओनली 1 ml ऑफ सोल्यूशन, बट व्हेन वी इंक्रीज dilution, that means
we increase volume, but we have limited ions. तो आयंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितना आयन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. हमारे पास आयंस कम है, वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है कंडक्टिविटी कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की. अब है हमारा मोलर कंडक्टिविटी. देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अब हम ये जानेंगे. अभी तक हमने सिर्फ कंडक्टिविटी ही पढ़ा था. यहां पे होगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज with increased dilution. अब ये क्या हो गया, अभी तक तो हम देख रहे थे कंडक्टिविटी क्या था कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, बट अब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें. मोलर कंडक्टिविटी में उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. इसमें हमने क्या किया, हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन इंक्रीज करने से. इसके पीछे का क्या रीजन है, देखो अगर हमारे पास लेट सपोज करो कि एक गिलास पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया. अब वो नमक जो है वो पानी में जाएगा, फिर अपने आयंस में डिसोसिएट होगा. उसको फ्रीली मूव करने के लिए कितना एरिया मिल रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये मोलर कंडक्टिविटी. उसको फ्रीली मूव करने के लिए कितना एरिया मिल रहा है. अभी सिर्फ एक छोटे से ग्लास में है, बट उसी में अगर मैंने एक पूरा सा टब ले लिया, बड़ा सा टब ले लिया, और उसमें 1 चम्मच हमने शुगर डाला है, तो वो अपने कैटायन और एनायन में जब ब्रेक होगा NaCl, तो उसको फ्री आयंस मिलेंगे मूव करने के लिए, और वो इजीली मूव कर सकता है. तो जितने ज्यादा हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होती जाएगी. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, देखो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था, लैम्डा m, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू 1000/m. ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है. अब हमको पता है कि m क्या है, यहाँ पे मोलारिटी है. मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन सोल्यूशन इन लीटर. अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, जो मोलारिटी है वो क्या हो रही है, मोलारिटी धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मोलारिटी और वॉल्यूम तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, जो मोलारिटी थी वो डिक्रीज हो रही है. अब अगर यहाँ पे मोलारिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो मोलर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से ऐसा रिलेशन बना के हम चेक कर सकते हैं कि कैसे ये इंक्रीज हो रहा है. पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, क्या होगा, जो आयंस है उसको फ्रीली मूव करने के लिए हमें बहुत सारा एरिया मिल जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी. दूसरा तरीका क्या है कि हमने देखा है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है k इंटू 1000 मोलारिटी. और मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर. जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलारिटी कम होगी, और जैसे मोलारिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन. इसके पीछे का रीजन एक तो ये हो गया, आप ये लिख कर आओगे. दूसरा क्या है, डाइल्यूशन gives free space, dilution gives free space to move, dilution gives free space to the movement of ions. आयंस के मूवमेंट को क्या देता है, ये फ्री स्पेस देता है. कौन, जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी क्या कैसे इफेक्ट करता है, कैसे वेरी करता है विद कंसंट्रेशन. ओके, ठीक है.
अब इसके बाद क्या है, अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, पानी में जाते ही बहुत कम डिसोसिएट होता है, मतलब 5 से 10% इसका डिसोसिएशन होता है, 5 to 10% डिसोसिएशन। ये इतना कम ही डिसोसिएट होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम, ये वीक एसिड है। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये 95% तक डिसोसिएट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 95% डिसोसिएशन। एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि KCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफ देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का हम ग्राफ देखेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये दिख रहा है, विजिबल है? नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन कैसा होगा, रूट का कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे है हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कम करते जा रहे हैं, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा इस केस में क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम कम करते जा रहे हैं, यहाँ से हम कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कम होगा, कंसंट्रेशन कम करने से जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये KCl का ग्राफ है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम धीरे धीरे क्या करें, जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो यानी कि डाइल्यूशन हमारा इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो, पहले यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इतना था, लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये हमारा इसका ग्राफ बनेगा। अब हमने क्या किया, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से लिया गया, बट मैथमेटिकली हमने क्या किया, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। अब एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद क्या होगा, देखो अभी तक तो यहाँ पे था, हमने इसका 99.99% इसमें डाइल्यूशन कर दिया। तो हम इसको और क्या करेंगे, इसको और बढ़ाते गए, एक्स्ट्रापोलेट करते गए करते गए करते गए, इस पॉइंट पे आके 99.99% हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। हमारे पास अब बहुत कम कंसंट्रेशन बचा हुआ है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये होता है लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा इनफाइनाइट एम। इससे इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते क्या है हम, मोलर कंडक्टिविटी। ये हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? ये हमने कब किया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट से नहीं आया है, ये हमने मैथमेटिकली किया है, खुद से इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है, ये इतना वाला। क्लियर है? यहाँ ये हमने किसके लिए यूज किया है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
इसका हमारे पास इक्वेशन क्या आता है, इसका इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा m इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a इंटू रूट सी। ये हमारा फॉर्मूला है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, डिबाय हकल एंड ऑनसेंगर इक्वेशन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। क्लियर है? लैम्डा एम क्या है हमारा, ये मोलर कंडक्टिविटी है, और लैम्डा नॉट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कर लिया नोट डाउन? अब करेंगे हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इसमें क्या है, सेम चीज लेंगे हम, कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये है हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे, ये है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन जैसा हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक शार्प लाइन दिखी थी, वैसा हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं दिखता है। किस तरीके से दिखेगा हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, कुछ ऐसा। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अचानक से हमारा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कैसे जाएगा, ये ऊपर 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 सीधा चलता चला जाएगा, ये कहीं जाके कट नहीं होगा। 99.9% हम इसको डिसोसिएट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने KCl लिया था। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमें कोई भी शार्प कट नजर नहीं आ रहा है। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो हमें वेरिएशन कैसा दिख रहा है, पहले कंसंट्रेशन यहाँ पे था तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी इतना था, लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। बट एक टाइम यहाँ पे ऐसा आया है कि हमने कंसंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी अचानक से देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे देखो ये बढ़ता चला जा रहा है, यहीं पे है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इनिशियली डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट हमें नजर नहीं आया है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि वो अचानक से बढ़ गया है हमारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ, as we can see in graph, on decreasing concentration, there is very slow change in molar conductivity, but after a certain period of time, we can notice, that decreasing concentration, there is gradually increasing in molar conductivity, ठीक है, and there is no extrapolation, हम ये भी लिख सकते हैं, and there is no extrapolation, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हुआ है जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा था। क्लियर है, ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पे हमें कोई शार्प कट नहीं मिला है, ठीक है, और ना ही हमारे पास इसका कोई इक्वेशन है।
तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी नई थ्योरी, और उस नई थ्योरी का नाम क्या है, कोलरॉश लॉ। बट उससे पहले इसको देखो, फिर हम चलेंगे कोलरॉश लॉ पे, जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। डन, स्टार्ट करें फिर कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश लॉ क्या होता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहां पे क्या होगा हमारा, कोलरॉश लॉ लिखेंगे हम, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस n नंबर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, हमने एसिटिक एसिड लिया था, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो इसको हम कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन करेंगे। आयंस का क्या मतलब होता है, आयंस के अंदर कटायन भी आता है और अनायन भी आता है। तो ऐसे ही हम मोलर कंडक्टिविटी को उसको कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसका सम करेंगे और हर एक एक आयन की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी निकाली, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये सबसे पहले देखेंगे मिलके किससे बना है, CH3COOH किससे मिलके बना होगा, बताओ। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा m लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव यानी कि एसिटेट प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। एक हमारा कैटायन बन गया, एक हमारा अनायन बन गया। अब अगर हमें कैटायन और अनायन की वैल्यू गिवन होगी तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इनको ऐड करके, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी हमें CH3COOH की वैल्यू अगर निकालनी होगी, ठीक है, इसको भी हम तुरंत सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इस लाइन का मतलब समझो, इसमें क्या क्या गिवन है हमें। जो लैम्डा नॉट m है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद n क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड का एक ही मोल लिया है तो वहां पे एक मेंशन करेंगे, और एक मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। वही हमारा लैम्डा नॉट a क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कटायन, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कटायन। एंड सेम ऐसे ही लैम्डा नॉट बी क्या है, यह है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अनायन, यह है हमारा अनायन के लिए। तो इस ये जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, हर एक लाइन का मतलब आपको पता चल गया कि कौन सी चीजें क्या है, क्लियर है, डन। अब करें हम एक क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या फाइंड आउट करना है, CH3COOH की हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये किससे मिलके आया है। जो CH3COOH है ये हमारा आया होगा किससे मिलके, CH3COONA, ठीक है। ये क्या है हमारा सोडियम एसिटेट, CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस HCl, क्या है ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे मिलके क्या बना होगा, देखो ये हमारा आ गया होगा
Na यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा Cl, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पे बना NaCl और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड जो है वो किससे मिलके बना है, सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है सबकी, किस किस की वैल्यू दी हुई है, सोडियम एसिटेट की वैल्यू हमें दी हुई है, HCl की वैल्यू दी हुई है और NaCl की वैल्यू दी हुई है। जिन जिन की वैल्यू हमें दी हुई है एज इट इज इसमें पुट करना होगा। CH3COONA की वैल्यू हमें 90 दी हुई है, 90। बेटा यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम, ये मोलर कंडक्टिविटी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमें दिया हुआ है 90 प्लस HCl की वैल्यू हमें गिवन है 412 और NaCl की कितनी है 126 प्लस हमें इसका नहीं पता, तो ये एज इट इज आ जाएगा CH3COOH। अब इधर दोनों साइड एडिशन है, ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 412 माइनस 126 इज इक्वल टू कर देंगे अब हम लैम्डा नॉट m CH3COOH। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 और 9 प्लस 1 10, 502 माइनस 126 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m CH3COOH। अब इसको करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7 और ये बचेगा 4 में से 1 गया तो 3, तो 376 वैल्यू आई है लैम्डा नॉट m CH3COOH की, यानी कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली है कोलरॉश लॉ से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाले, हम इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्लियर है कोलरॉश लॉ कैसे यूज करना है, हमें सारी वैल्यूज हमें पता होंगी, बस एक वैल्यू हमें निकालनी होगी। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, हमें सबसे पहले बैलेंस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जहां पे आपको लगे कि पहले बैलेंस करना है तो उसके पहले बैलेंस करना। और देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, मान लो यहाँ पे NaCl दिया हुआ है, NaCl की वैल्यू 126 है, बट जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो वहां पे मान लो NaCl 2 हो चुका है, तो वैल्यू में भी आप 2 की मल्टीप्लीकेशन करोगे उस टाइम पे, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है कैसे कोलरॉश लॉ यूज करेंगे, देखो इसको। इसके बाद है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा CM क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी जब हम निकालते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा CM से। ये हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। वही लैम्डा नॉट m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Ka से। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, एसिटिक एसिड का। एग्जाम्पल है हमारा CH3COOH। ये डिसोसिएट होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव
प्लस H पॉजिटिव, ये इसी में डिसोसिएट हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा हमारा Ka क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हमें पिछले वाले इक्वेशन से पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू से पुट करेंगे और यहां से लेकर आएंगे कि हमारा Ka का क्या फॉर्मूला होता है, पूरा इसको डिराइव करेंगे अभी हम। तो Ka इज इक्वल टू C, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट m होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा लैम्डा सी एम और नीचे आ जाएगा हमारा लैम्डा नॉट m, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आएगा हमारा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट m। अब देखो जो यहाँ पे डिवीजन है ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर रही हूं मैं। तो ये हो जाएगा Ka इज इक्वल टू C, यहाँ पे आएगा लैम्डा सी एम का होल स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा नॉट m। अब नीचे हमारे पास बचेगा क्या, लैम्डा नॉट m का होल स्क्वायर और 1 माइनस लैम्डा सी एम, ये बचेगा यहाँ पे हमारे पास। इससे ये चला जाएगा और अब हमारे पास Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C लैम्डा सी एम का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमारा ये आएगा, सॉरी ये वैसे ही ऊपर नहीं जाएगा, ये एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये होगा हमारा लैम्डा नॉट m का होल स्क्वायर और अंदर आ जाएगा हमारा लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट m। बिना एलसीएम लिए ये ऊपर नहीं जाएगा, तो अब ये ऊपर चला गया है और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे से मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। इससे ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचेगा हमारे पास लैम्डा सी एम, यहाँ पे C था पहले से, स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा अब यहाँ पे हमारा लैम्डा नॉट m और ब्रैकेट में है हमारे पास लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा सी एम, ये हमारे पास नीचे बचेगा। देखो इसको, इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें और कुछ नहीं होगा। तो हमारी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, क्लियर है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, डन। अब है हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली का क्या मतलब होता है, स्पेरिंगली का मतलब होता है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल और वेरी लेस सॉल्युबल। स्पेरिंगली का मतलब है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल या फिर वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल, इसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। क्लियर है। जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है ये, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको हम, जैसे कि हमने ले लिया है AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है, ये
लीस्ट सॉल्युबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने डिसोसिएट किया, किसमें, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, Al3++3OH आयन। अब अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें, यानी कि KSP निकालें, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है मोल, तो इसको हमने सॉल्युबिलिटी के लिए S से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे 3 मोल बन रहे, तो ये हमारा हो जाएगा 3S, ठीक है। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा S, ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पे S, यहाँ पे 1 मिनट, और ये होगा हमारा S की पावर 3, ठीक है, सॉरी 3S की पावर 3 होगा ना, ये हमारा 3S की पावर 3, क्लियर है ये। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो ये हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन में Al की कंसंट्रेशन की पावर 3, आई मीन ये तो चार्ज ही है हमारा, और यहाँ पे क्या आएगा, OH की कंसंट्रेशन की पावर 3, चाहे तो हम इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा OH की कंसंट्रेशन की पावर 3, क्लियर है इतना। OH की कंसंट्रेशन की पावर 3 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि OH हमारे पास कितना है, 3S है, इसकी जगह हमने लिखा है S, इसकी जगह हमने लिखा है 3S का होल क्यूब, ये हमारा S एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 3 27S क्यूब, ठीक है, S इंटू 27S क्यूब कितना हो जाएगा, 27S की पावर 4, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट एनी कंसंट्रेशन, ये किसी भी कंसंट्रेशन के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू 1000 अपॉन, हम क्या करते हैं, M करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, K इंटू 1000 अपॉन S, यानी कि सॉल्युबिलिटी, हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन के लिए, ओके। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हमने ये देखा है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास में जितना भी कराया है आप एक बार देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।